यार आईपीएल ऑक्शन के बाद बहुत सारी न्यूज़ आई हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात हुई है कि ये अनसोल्ड है वो अनसोल्ड है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स अनसोल्ड हैं। क्यों हुआ ये? क्या बांग्लादेश के प्लेयर्स अब इंडिया ने बैन कर दिए हैं? क्या ऐसा हो रहा है? तो इस बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उन प्लेयर्स के बारे में जो कि अनसोल्ड गए हैं। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए कि डेविड वार्नर गोट ये अनसोल्ड चले गए हैं, बड़ा सरप्राइजिंग है, ऐसा वैसा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं जो कि किसी ने उनके बारे में बात नहीं किया। बहुत ही सरप्राइजिंग है, तो आज उनके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि यार ये क्या बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स इंडिया से बैन हो गए हैं? क्या इंडिया ने वही कर दिया है बांग्लादेश के साथ जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया है? तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, 2008 में टेरर अटैक्स हुए थे जिनके अंदर मास्टरमाइंड पाकिस्तानी लोग थे। 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया आते हैं, आईपीएल ऑक्शन के टाइम पे बैठे हैं वहाँ पे और एक भी प्लेयर बिक के नहीं गया। उससे पहले बहुत सारे प्लेयर खेलते रहे, शोएब अख्तर, सलमान बट, ये वो, उमर गुल, भर भर के, सोहेल तनवीर, भर भर के लोग खेला करते हैं, लेकिन अब नहीं खेल रहे हैं। ये सारे के सारे अनसोल्ड गए और इन्हें रियलाइज़ हो गया कि भैया इंडियन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने ये बोल दिया कि भैया पाकिस्तान का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। और तब से लेके बीच में एक आध कुछ मैचेस हुए हैं, तब से लेके अब तो एकदम स्ट्रिंजेंट हो गया है जब से मोदी जी आए कि भैया नहीं करेंगे। शुरू शुरू में अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ख़त्म कि भैया अब अगर तुम चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करोगे तो हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे यहाँ पे, कि एकदम स्ट्रिक्ट हार्ड लाइन। तो क्या बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ वो हुआ है? देखो, बांग्लादेश के बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया में अच्छा खेलते हैं। मुस्तफ़िज़ुर रहमान, शकीब अल हसन, सिमिलर कंडीशंस। इस बार 15 प्लेयर ने रजिस्टर किया था, मुस्तफ़िज़ुर, शकीब, तास्किन अहमद, मेहदी हसन, मिराज, लिटन दास। ये खराब प्लेयर्स नहीं हैं सारे के सारे, और मतलब ठीक ठाक प्राइस में, ऐसा कोई बहुत महंगे भी नहीं थे, लेकिन एक भी नहीं बिका। किसी ने बोला नहीं है कि इस रीज़न से बांग्लादेश को नहीं खिलाया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, लेकिन बड़ा क्लियर है कि दिस लुक्स लाइक अ पॉलिटिकल मूव एंड अ हार्ड स्टैंड अगेंस्ट बांग्लादेश। अब आप लोग कहोगे कि भैया ऐसा क्या कर दिया बांग्लादेश में, ऐसा क्या हो गया? मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। ये ना सेंस नहीं बन रहा। देखो, अगर मुस्तफ़िज़ुर जैसा प्लेयर है ना, उसे कोई टीम में परफॉर्मेंस के बेसिस पे ना ले, ये बड़ा अनबिलीवेबल है। अगर आप देखोगे तो ये हर बार 2-2 करोड़ में बिकता है, ज़्यादा महंगा नहीं जाता। लेकिन 2016 से लेके अब तक मचाया भाई ने। लास्ट सीज़न चेन्नई के साथ खेला था, डेथ बॉलिंग कराई थी। डेथ के अंदर 9 की इकोनॉमी और 22 की एवरेज, मतलब हर 22 बॉलों में 22-23 में एक विकेट लेता है, जो कि अच्छी कंसिडर होती है। रेगुलरली खेला था, बहुत ही बढ़िया था। पतिराना के साथ एंड में बढ़िया बॉलिंग कराता था और धोनी ने ठीक ठाक यूज़ किया था इसको। अब अनसोल्ड है। काफ़ी अनबिलीवेबल है कि मुस्तफ़िज़ुर क्यों अनसोल्ड है। यार वो अनसोल्ड है इस आदमी की वजह से। आप कहोगे ये कौन है पीले दांतों वाला आदमी? यार ये भाई साहब है मोहम्मद यूनुस। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इन्हें बोला गया है चीफ एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेश। भाई ये क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भाई साहब अभी पावर में है। ये बांग्लादेश को इस टाइम पे हेड कर रहे हैं। अपने आप को चीफ एडवाइज़र बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं। लेकिन शेख हसीना जो उनकी लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी, उनको हटा के ये आए हैं। और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, लेट्स नॉट स्पीक अबाउट दैट। आप लोग बोलोगे कि भाई के क्रिकेट के बीच में पॉलिटिक्स ले आया, लेकिन एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, इसके बाद फिर क्रिकेट पे जाऊँगा। ये भाई एंटी इंडिया, ये और एंटी इंडिया मेजॉरिटी, जो भी आप कह लो, ये उस सेगमेंट को बिलोंग करता है। आजकल मतलब बहुत क्लोजली मिल रहा है जो बाइडन से। दूसरी फोटो अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से इनकी इसकी बहुत एंटी इंडिया लोगों से बहुत बढ़िया बन रही है। तो बोला जा रहा है कि ये यूएस प्रॉम्प्टेड एंटी इंडिया चीज़ों को पुश करने के लिए इस भाई को लाया गया बीच में। ये ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। तो और जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट द वे थिंग्स आर पैनिंग आउट। उसकी वजह से इंडिया ने स्टैंस लिया कि भैया अगर ये सब कुछ होता रहेगा तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, स्टार्टिंग विद क्रिकेट। तो काफ़ी क्लियर हो गया। और कौन कौन प्लेयर हैं यार जो कि मतलब बिकने चाहिए थे आईपीएल में और नहीं बिके, कुछ के बारे में बात करूंगा। इनके बारे में लोगों ने ज़्यादा बात नहीं करी है, लेकिन मैं हूँ, लाऊंगा चीज़ों को, खोलूंगा। ये भाई हमारा, क्या नाम है इसका, सरफराज खान। यार ये बहुत सारे आईपीएल खेला है, परफॉर्मेंस इसकी आईपीएल में ग्रेट नहीं रही है। इसका भाई मुजीब खान, या मुजीब खान, वो बिक गया है। उससे ख़रीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और उसको ख़रीदा है कोलकाता ने 30, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पंजाब किंग्स ने, और उसे ख़रीदा 30 लाख रुपए में। 19 साल का लड़का है, वो बिक गया। लेकिन ये भाई नहीं बिका।
इसके अगर आप हिस्टोरिकल आईपीएल देख लो तो 2015 से खेल रहा है, थोड़े थोड़े मैच खेलता है, मतलब कभी 30 35 40 रन मार देता है, कभी मतलब वंस इन अ वाइल, लेकिन एवरेज ओवरऑल इसकी काफ़ी ख़राब रहती है। कई टीमों से खेला है, लास्ट शायद बैंगलोर में था। तो ये एक्शन में नहीं था, 2024 में एक भी मैच नहीं खेला, और ऐसा था कि सरफराज का मुश्किल लग रहा था कि दोबारा आईपीएल खेलेगा, लेकिन इसने टेस्ट टीम में वापसी की और टेस्ट टीम में T20 की तरह खेला। अभी पिछले दिनों 150 रन मारे हैं और दे के मारता है। ऋषभ पंत और इसकी बढ़िया साझेदारी रही थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। चांसेस ये थे कि इसकी हिटिंग और इसकी करंट मैच्योरिटी को देख के इसे आईपीएल में चांस देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया किसी ने। तो ये भाई साहब हो गए आउट, ये बिके नहीं है, इसका भाई बिक गया है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए गिवन हिज करंट इंडिया परफॉर्मेंसेस, टेस्ट परफॉर्मेंसेस, कि वहाँ मार सकता है तो यार मतलब कैपेबिलिटी रहा इसमें, और इंडियन बैट्समैन है यार, कहीं ना कहीं तो आप कंसिडर करोगे ना। लेकिन किसी ने भी नहीं लिया इसे। दूसरा प्लेयर जो सरप्राइजिंग था मेरे लिए वो है ये कौन है? ये मयंक अग्रवाल। भाई इसकी अगर आप परफॉर्मेंस देख लो तो ये कंसिस्टेंटली 2011 से खेलता आ रहा है। सॉरी फॉर द स्मॉल फॉन्ट साइज, बट आप देखो, मतलब मैं कितना ही डेटा पैक कर दूंगा ना एक छोटी स्क्रीन में, लेकिन 2011 से कंटिन्यूसली खेलता आ रहा है और अच्छी स्ट्राइक रेट पे। मतलब बीच के सीज़न तो इसके 18 19 20 तो काफ़ी बढ़िया रहा कि इसने 2020 में हाईएस्ट 108 मारे थे, इसकी एवरेज 38 की थी, स्ट्राइक रेट 150 की थी। 2021 में इसने फिर बढ़िया किया, बीच में शायद इसने पंजाब को कैप्टन भी किया था। 2024 में बढ़िया बिका था ये। इसके देखो, इसके प्राइसेस देखते हैं कि कितने कितने के बिके हैं। तो 2024 में हैदराबाद ने इसे 8.25 करोड़ में रिटेन किया था, या मतलब खरीदा था। 2023 में भी हैदराबाद में था 8.25 करोड़, उससे पहले पंजाब में था 12 करोड़, उससे पहले 1 करोड़ का गया था। लेकिन इतना महंगा प्लेयर 2024 में 8.25 सीआर, और 2025 में बिकता ही नहीं है भाई। ये बहुत सरप्राइजिंग था यार। आप मयंक अग्रवाल पे ट्रस्ट नहीं दिखा रहे, मनीष पांडे आप खरीद लोगे, अजिंक्य रहाणे आप खरीद लोगे। ये इसका सस्ते में बिकना, यार 1-1.5 करोड़ में बिक जाता, ये मतलब प्लेयर कहीं ना कहीं एज अ बैकअप वैल्यू ऐड कर सकता था। लेकिन आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये नहीं बिका। और कौन नहीं बिका? इससे ज़्यादा सरप्राइज में किसके लिए था ना, मतलब इसकी ना ऑफ लेट इतनी बात नहीं हो रही थी, इससे ज़्यादा सरप्राइज में था जब शार्दुल ठाकुर ने बिका। भाई शार्दुल ठाकुर इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लोअर ऑर्डर ओके बैट्समैन, डिसेंट फर्स्ट चेंज बॉलर, 135-40 की पेस पे कराता है और बुरा नहीं खेलता है लड़का। इंडिया टीम में भी खेला हुआ है। मुझे पर्सनली पूछो तो यार देखो, मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन इसके अगर स्टैट्स वैट्स देखो तो यार मतलब 25-30 की एवरेज से, मतलब 25-30 बॉलों में 1 विकेट लेने वाला डिसेंट बॉलर है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन है। जब दीपक चहर 10 करोड़ रुपए क्लेम कर सकता है तो भाई ये 2-3-4 में क्यों नहीं बिक सकता? मतलब ऐसा हुआ बिकेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि आज से पहले इसकी वैल्यू नहीं थी। भाई इसके प्राइसेस देखो आप, ये 2018 में चेन्नई में, उससे पहले ही बिका था। 2018 में 2.6, फिर 2.6, फिर 2.6, फिर दिल्ली ने इसे लिया 10.75 करोड़ में 2022 में, फिर कोलकाता ने लिया 10.75 करोड़ में, फिर चेन्नई ने लिया लास्ट सीजन में। अभी आप देखोगे कॉमनैलिटी है, मुस्तफिजुर को भी चेन्नई ने लिया था, अब छोड़ दिया, नहीं बिका। शार्दुल ठाकुर को भी चेन्नई ने लास्ट सीजन लिया था, छोड़ दिया, नहीं बिका। तो शार्दुल ठाकुर का ना बिकना मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। अब सब बोलोगे यार मुझे बंदा पसंद क्यों नहीं है? यार मुझे बंदा पसंद इसलिए नहीं है कि ना, मतलब ही इज़ नॉट 100% ऐसा कि या तो सुपर पेस है या फिर बढ़िया स्विंग है। ये मतलब सम चेक बॉक्सेस इन द एंटायर पजल वाला केस है इसका। एक ना बड़ा फनी, मैंने इसका इंटरव्यू देखा था। ये भाई हमारा इयान बिशप, जो कि वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर हैं, उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था, और उसने पूछा कि यार मतलब तू बॉल को कैसे पकड़ता है और क्या करता है, मतलब व्हाट डू यू डू, कि वो कभी आउट स्विंग हो और जब इन स्विंग हो तो क्या करता है, मतलब व्हाट डू यू डू। तो भाई कहता है कि यार मैं ना, मुझे खुद को नहीं पता होता कि मेरी कौन सी बॉल इन स्विंग करेगी और कौन सी आउट स्विंग करेगी। जब मुझे नहीं पता होगा तो बैट्समैन को कैसे पता होगा? तो कहता है मेरी ट्रिक ये है कि मैं बॉल कराता हूँ, मुझे नहीं पता होता कि इन स्विंग करेगी आउट स्विंग करेगी, तो बैट्समैन को भी नहीं पता चलेगा, और बैट्समैन को नहीं पता चलेगा तो मैं उसे आउट फॉक्स कर देता हूँ। मैंने कहा भाई मतलब अगर कोई अकरम या वकार यूनिस या फिर कोई ऐसा बंदा ये इंटरव्यू सुन रहा होता वो मैं सर पीट लेता कि यार ऐसे बॉलर साला इंडियन टीम में कंसिस्टेंट बेसिस पे खेल रहे हैं, मजाक हो रहा है भाई साहब। तो पता ही नहीं है कि आप अंदर लाने वाले हो कि बाहर जाने वाली है, तो आप कैसे प्लान बनाओगे? स्पेशली मतलब देखो यार, ऐसा होता है ना टेस्ट मैचेस वगैरह में, आपको
बिल्डअप करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है कि यार मैं 4 बॉलें बाहर निकालूंगा, बैट्समैन तैयार होगा और 5 ही बॉल फटाक करके अंदर आएगी। लेकिन इस भाई को तो पता ही नहीं है, हो सकता है 6 की 6 बाहर चली जाए और 6 की 6 अंदर आ जाए, मैं तो कराता रहूँगा बस। तो भाई शार्दुल ठाकुर इज़ अ फनी कैरेक्टर। मतलब ये इंडिया टीम में कैसे पहुंचा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखो मतलब इसकी पास्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और ये नहीं बिका तो आई एम सरप्राइज्ड। और लोग कहते हैं कि नीचे आके बैटिंग भी कर सकता है, तो यहाँ मेरा थोड़ा सा मुझे लगा कि यार इसको आइडियली बिकना चाहिए था। और कौन है जिसको बिकना चाहिए था? एक और प्लेयर की बात करते हैं, नवीन उल हक। यार 2 ही सीज़न खेला है, लेकिन भाई इसकी एवरेज देख लो। एवरेज क्या होती है कि कितनी बॉल में आप एक विकेट ले लेते हो। पहले सीज़न 20 बॉल 19.9 एवरेज, दूसरा सीज़न 26.5 लखनऊ से खेला था, और 2 सीज़न खेला। यार अफगानिस्तान का प्लेयर है, आई वोंट कॉल हिम अ ग्रेट बॉलर बट एक T20 फिट बॉलर है एकदम। मुझे मतलब इसको मारना मुश्किल होता था। लास्ट टाइम आपको पता हो कितनी अग्रेसिव बैटिंग हो रही थी, हैदराबाद वगैरह मतलब किस टाइप से मार रहे थे, लेकिन नवीन उल हक को मारना थोड़ा सा मुश्किल था जितना मुझे दिखा। मतलब ही वॉज बॉलिंग विद अ गुड सेंसिबल हेड ऑन हिज शोल्डर्स। ये भाई अनसोल्ड चला गया। और मतलब सरप्राइजिंग कि डिसेंट बॉलर विद आफ्टर 2 डिसेंट सीजन्स आप T20 स्पेशलिस्ट हो एक तरीके से, और आप अनसोल्ड चले जाते हो। एक और भाई अनसोल्ड गया है, लेसर हर्ड नेम बट वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। इसका नाम है शिवम मावी। यार ये कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो ये अच्छी वैल्यू क्रिएट करता था। मतलब अगर आप देखो तो 18 में 3 करोड़ का बिका, 19 में 3 करोड़ का बिका, फिर कोलकाता ने इसे कई साल रिटेन किया, 3-3 करोड़ का 4 साल खरीदने के बाद 2022 में इसे 7.25 करोड़ का खरीदा। तो कोलकाता को लगा कि यार 5 साल बढ़िया खेला है आदमी। फिर उसके बाद गुजरात गया 6 करोड़ का, फिर लखनऊ गया 6.4 करोड़ का, इस बार अनसोल्ड है। पिछले सीज़न ही 6.4 करोड़ का गया था। इसकी परफॉर्मेंसेस भी 3 सीज़न तो यार एटलीस्ट मतलब 18, 20, 21 ख़राब नहीं रही हैं। मतलब जब भी इसे बॉल दी गई है इसकी एवरेज ठीक है, इकनॉमी भी मतलब ठीक ठीक है, डिसेंट बॉलर लगता था, डिसेंट पेस पे कराता था। अब जो है भाई गायब हो गया है, इस बार बिका नहीं है। अगेन वेरी सरप्राइज्ड। और कौन नहीं बिका है? एक और बंदा यार, ये क्रेजी था, काइल मायर्स। यार अगर आपको याद नहीं है ना तो मैं बताता हूँ, ये बंदा वो है जो थोड़े ऐसे लंबे लंबे बालों वाला वेस्ट इंडियन प्लेयर जो कि ओपनिंग लेफ्ट हैंडर बैटिंग करता था, आई थिंक लेफ्ट हैंडेड। और इसने एक ही सीज़न लखनऊ के साथ खेला, ये 50 लाख रुपया बिका था, लेकिन यार इस सीज़न में इसने धूम मचाई। आई थिंक दिस वॉज सीज़न जब लखनऊ फाइनल में पहुंचा था, और नॉट रॉन्ग मतलब क्वालिफाई तो किया ही था। 13 मैचेस में 144 की स्ट्राइक रेट से 30 की एवरेज है इसकी, 29.15 की एज एन ओपनर। भाई बुरा नहीं है। इस प्लेयर का ना होना टीम में, ये ना मतलब वो फ्रेजर मैकगर्क कैटेगरी का प्लेयर था कि मतलब आता था और मतलब इनसेन हिटिंग करता था, और हाईएस्ट 73 रन मारे थे। आई एम सरप्राइज कि यार ये भी किसी ने 50-60 लाख रुपये लिया नहीं है। तो ये भी मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चॉइस थी लोगों की कि इस बार काइल मायर्स अनसोल्ड गए। आप फोर्स और सिक्सेस से देख सकते हो कि 38 फोर्स 22 सिक्सेस, तो जो इतने छक्के मारता है बंदा वो अच्छा ही होगा। और जिस टाइप की अग्रेसिव बैटिंग हो रही है, आई थिंक ही कुड हैव बीन अ गुड बैकअप ओपनर फॉर समबडी, बट अनसोल्ड। और भी प्लेयर थे यार जो कि अनसोल्ड गए। अल्जारी जोसेफ, यार ये 10-10.5 करोड़ का उसने खरीदा था आरसीबी ने, इस बार अनसोल्ड है। लास्ट सीजन में खरीदा। डेवाल ब्रेविस, मुंबई ने शायद 3 करोड़ का खरीदा था लास्ट सीजन। सिकंदर रजा जो कि ऑलराउंडर है जिम्बाब्वे का, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, पंजाब में था, 6 नंबर पे, डिसेंट बैटिंग एंड मतलब हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बॉलिंग 2-3 ओवर्स। मतलब बॉल छुपा के पीछे से आता है और फिर कभी ऑफ कर आता है, कभी लेग कराता है। डिसेंट प्लेयर, जिम्बाब्वे का कैप्टन है ये। और मुजीब जरदान, मुजीबुल हक है शायद इसका नाम, ये भी अफ़गानिस्तान का एक अच्छा बॉलर है। इन सब का ना बिकना मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। यार कमेंट से मुझे बताओ कि आपके लिए कौन से प्लेयर थे जो कि सरप्राइजिंग रहे। क्या आपको लगता है कि शार्दुल ठाकुर, सो नेम द प्लेयर अकॉर्डिंग टू यू जो कि आईपीएल में नहीं बिका और आप बहुत सरप्राइज थे। देखो यार बहुत लोग कह रहे हैं वार्नर ने बिका, केन विलियमसन ने बिका, और इस टाइप के लोग नहीं बिका। यार वार्नर रिटायर हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से, आउट ऑफ टच है, कमेंट्री कर रहा है। मुझे नहीं पता यार कि इस स्टेज पे कितना इनफॉर्म होगा वो। और मतलब तो थोड़े से ना कोल्ड एग्जिट्स रहे हैं उसके, फ्रॉम हैदराबाद एंड फ्रॉम दिल्ली के, थोड़ा मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया। तो इस टाइप के प्लेयर्स की बात करें,
या फिर जिस टाइप के प्लेयर्स की हम बात करें जो मतलब कंसिस्टेंटली महंगे महंगे 2024 तक 5-5 6-6 करोड़ के बिक रहे थे। तो बताइए मुझे, आपके अकॉर्डिंग कौन आप सबसे ज़्यादा सरप्राइज हो कि नहीं बिका? मेरे लिए जो सबसे सरप्राइजिंग पिक है इस टाइम पे वो है शार्दुल ठाकुर। खैर मतलब आई थिंक फ्रॉम अ वैल्यू जनरेशन पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि इसका मुस्तफिजुर रहमान का ना बिकना भी एक काफ़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट था। मुझे लग रहा था ये तो डेफिनेटली बिकेगा, बट ये नहीं बिकना काफ़ी सरप्राइजिंग था। फ्रॉम एज अ प्लेयर स्टैंड पॉइंट सरफराज खान मेरे लिए सरप्राइजिंग था, मयंक अग्रवाल मेरे लिए सरप्राइजिंग था, लेकिन मैं जिस पे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि ये तो इस बार बिकेगा ही बिकेगा, वो शार्दुल ठाकुर था। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन वो प्लेयर है जो कि आपको लग रहा था कि बिकना चाहिए और नहीं बिका है? चलिए ये सारी न्यूज़ अब रैप अप करते हैं, अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ ऐसी स्पाइसी अच्छी बढ़िया न्यूज़ आपके लिए लेके आएंगे। चलिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।